हमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अब बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं, कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों की क़यादत को बुलाकर हम बैठेंगे। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान ने जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है, कभी पानी बंद करने की धमकी देती है, कभी गोली चलाने की। पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो अब कयामत तक नहीं भूलेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा पानी के मामले पर हमें फैसला करना है, चारों सूबों को दावत देंगे, फैसला करना है कि कैसे हम पानी जखीरा करने की गुंजाइश बढ़ा सकते हैं। वजीर आज़म ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सख्त फैसले करने होंगे। 1960 के सेंतास मुआहदे के तहत एक एक कतरा पाकिस्तान का हक है। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली अमायदीन और कबायली अजला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। बच्चों को उनको चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक वहां पर एक छोटा सा क्लब बनाया गया था। लाइव एक्टिविटीज पूरी दुनिया में, वहां से मुजफ्फराबाद से ये गैंग ऑपरेट करता था। हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था, और इसको पूरा फैसिलिटेट और पीछे बैठ के इंटरनेशनली जो बंदा बेचता था इस सारी चीज को, वो जर्मन आदमी। पाकिस्तान के गरीब बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल कराने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव दीरपनाह से 2 अफराद गिरफ्तार। जर्मन सरगना फरार। बच्चों के इस्तेहसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थी। 50 बच्चे जिनसे इस्तेहसाल का निशाना बने, 10 बाजियाब करा लिए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बताया कि दीरपनाह में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हजारों डॉलर्स में बेच रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डायरेक्टर जनरल वक़ारुद्दीन सैयद ने कहा, जर्मनी का शहरी 20 दिन यहाँ ठहर कर गया। जिनसे इस्तेहसाल के मुकदमात में ना राज़ीनामा होता है, ना जमानत होती। ज़लज़ले के झटकों से मलिर जेल में भगदड़, 200 कैदी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार होते कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा भी छीन लिया। इसी असलहे से पुलिस एहलकारों से फायरिंग का तबादला भी किया। 1 कैदी हलाक, 5 जख्मी हो गए। FC के 3 और पुलिस के 2 एहलकार जख्मी हुए। वाक़े के बाद IG जेल को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहम्मद हसन सेहतू को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की तहकीक के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी गई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक ज़लज़ले के बायस जेल की मुख्तलिफ बैरकों में दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं, जिसके बाद कैदियों की बैरकों से बाहर उनको निकाला गया। बाहर आते ही कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी थी। इससे पहले सुपरिटेंडेंट मलिर जेल अरशद शाह ने कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने की तरदीद की थी और बताया था कि कैदियों को बैरकों से अमले ने नहीं निकाला, कैदी खुद निकले थे। कैदियों का फरार किसी की गफलत नहीं। ज़लज़ले के खौफ की वजह से कैदियों ने बैरक का दरवाजा तोड़ा। जब 2,500-3 हजार कैदी बैरक से बाहर आ गए तो उन्होंने अगले दरवाजे की कुंडी भी खोल ली। भागने वाले 216 कैदियों में से 69 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। वाकई ये गलत फैसला था। इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी, जिनको सज़ा मिल रही उनको सज़ा भी मिलेगी। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले, वार्निंग समझ लें कि वो वापस सरेंडर कर लें, फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। फरार होने वाले कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का संगीन मुकदमा बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। कैदियों को बैरक से निकाल कर गलत फैसला किया गया।
قیدیوں کے فرار ہونے کے واقعے میں فائرنگ سے ایک قیدی ہلاک ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، جیل سے بھاگنے والے بڑے کرمنل نہیں تھے۔ فرار ہونے والے قیدی 24 گھنٹے میں خود آ جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر پولیس نے فرار قیدیوں کو پکڑا تو ان پر جیل توڑنے کی سزا 7 سال کی لگ سکتی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا کہ فرار قیدیوں کی لسٹ کے مطابق تمام فرار قیدی معمولی جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈیٹا موجود ہے، آج نہیں تو کل تمام فرار قیدیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی فرار قیدیوں کو وارننگ کے بعد ملیر جیل سے فرار ہونے والے قیدی کی ماں اسے واپس جیل میں لے آئی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ زلزلے کی وجہ سے قیدی بھاگے تو اس کا بیٹا بھی جیل سے بھاگ کر گھر آ گیا۔ وہ پیدل اپنے بیٹے کو واپس جیل لے کر آئی ہے۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق ثنا یوسف کے قتل کے ملزم کو 12 گھنٹوں میں فیصل آباد سے گرفتار کیا۔ ملزم قتل کے ثبوت مٹانے کے لیے ثنا یوسف کا موبائل فون بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ملزم بار بار مقتولہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ قتل کا محرک ثنا یوسف کی جانب سے ملزم کو مسلسل مسترد کیا جانا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملزم کی گرفتاری پر اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین۔ ڈیفنس کراچی میں شہری پر تشدد میں ملوث سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ سلمان فاروقی کی عدالت میں پیشی پر اسے ایک وکیل نے تھپڑ مار دیا۔ نوجوان پر تشدد میں ملوث اب تک 4 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ سلمان فاروقی کے تشدد کا نشانہ بننے والے لڑکے سدھیر کا کہنا ہے کہ وہ خیابان اتحاد بہنوں کو لینے جا رہا تھا۔ جیسے ہی بہنوں کے قریب پہنچا تو گاڑی سے ٹکر ہوئی اور گاڑی میں سوار شخص سے تشدد شروع کر دیا۔ سدھیر نے کہا وہ معافی مانگتا رہا مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ قریب موجود ایک شخص نے اسلحے کے زور پر گاڑی میں بٹھایا۔ اسلحہ بردار شخص بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ بانی پی ٹی آئی پارٹی کے پیٹرن ان چیف بن گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک کو وہ خود لیڈ کریں گے۔ احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کی نمائندگی عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کے پی کے گورننس کے معاملات پر فوکس کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ انہیں بطور چیئرمین ڈپلومیٹک برادری سے رابطوں کی ذمہ داری ملی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کا ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے تو شقانہ 2 کیس میں مزید 2 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ مزید سماعت 11 جون تک ملتوی۔ پانچ جون کو بانی پی ٹی آئی کا کیس لگا ہے، امید ہے اس میں انصاف ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، شبلی فراز نے کہا کہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے 52 ارکان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اسپیکر ریفرنس بھیجنے میں تو بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر متنازع ہے، وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ بھارت کے خلاف آپریشن اور جنگ میں کردار پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج اور فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مودی فالس فلیگ آپریشن کے بعد نیا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو احساس ہونا چاہیے کہ کشمیر پر منظور شدہ قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کی نظریں مسئلہ کشمیر پر لگی ہوئی ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دنیا میں اچھے دوست ہیں جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ تمام دوست ممالک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت کے اقدامات کے معیشت اور سیاست پر اچھے اثرات پڑ رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت کے اقدامات سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ اب پاکستان ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جو خوشی کی بات ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے صدر کیرولین روڈریگیز سے ملاقات۔ بلاول نے پاکستان کا موقف پیش کیا، کہا دہشت گردی کے ایک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے غیر قانونی اقدامات کیے اور پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پانی کو ہتھیار بنا کر بھارت نے بین الاقوامی معاہدے کو پامال کیا۔ بلاول نے کہا کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر سمیت دنیا کے دیگر تنازعات سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔
بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے 96 گھنٹے تک مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا، کہیں سے کوئی مدد نہیں حاصل کی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا برطانوی نشریاتی ادارے کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کے لیے سیٹلائٹس کی پوزیشن بدلنے کے سوال پر جنرل ساحر شمشاد نے بتایا کہ پاکستان نے جو آلات استعمال کیے وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ پاکستان نے کچھ ساز و سامان دوسرے ملکوں سے خریدا ہے، حقیقی وقت میں پاکستان نے صرف اور صرف اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان کے ساتھ دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، ایمونیشن اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاع پر مچھ کے علاقے کچھی اور کلات کے علاقے مارگن میں کارروائیاں کی گئیں۔ مچھ میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ کلات میں فتنہ ہندوستان کے ایک ٹھکانے کو تباہ کیا گیا، 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا سیکیورٹی فورسز کی فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے کارروائیاں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے افریت کو مکمل اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کر کے بلوچستان میں امن کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں فوری دور کر کے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آبی وسائل پر اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ پانی ذخیرہ کرنے اور سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ توانائی کی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام بنانے کے لیے بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پشاور پہنچ گئے، امن و امان سے متعلق جرگے میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جرگے میں گرم سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردی سے متعلق امور زیر غور آئے۔ صدر مملکت نے بجٹ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 جون کی شام طلب کر لیا۔ دوسری جانب بجٹ اہداف طے کرنے کے لیے پاکستان اور IMF کی بیٹھک آج۔ گزشتہ ہفتے مذاکرات میں IMF کا پاکستان سے 14,300 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کرنے کا مطالبہ۔ صوبوں سے اکاؤنٹ سرپلس رکھنے کی بجٹ میں ضمانت بھی مانگ لی۔ ذرائع FPR کے مطابق IMF نے تمام شعبوں سے ٹیکس استثنا ختم کرنے کی تجویز دی، جبکہ خاص زرعی ان پٹ اور مشینری پر ٹیکس لگانے کا کہا۔ IMF کی نان فائلرز کے بیرون ملک سفر اور گاڑی اور جائیداد کی خریداری پر پابندی لگانے کی بھی تجویز، جبکہ زرعی ٹیکس اور کاربن لیوی کی وصولی کے لائحہ عمل کو بھی بجٹ کا حصہ بنانے کا مطالبہ۔ پاکستان مذاکرات میں ٹیکس وصولیوں کے ہدف میں کمی اور سپر ٹیکس کے خاتمے کے لیے پر امید، صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے مراد لینے کا بھی خواہش مند۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مذاکرات میں IMF نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں معمولی اضافے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن پاکستان مزید اضافے کا خواہش مند ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دینے میں سب سے آگے، 11 ماہ میں 499 ارب روپے ٹیکس دیا۔ برآمدات، ہول سیل اور ریٹیل کاروبار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹیکس وصولی کے اعداد و شمار کے مطابق 11 ماہ میں برآمدات سے 96 ارب 36 کروڑ روپے، جائیداد کی فروخت سے 110 ارب، جبکہ جائیداد کی خریداری پر 109 ارب 68 کروڑ روپے کی ٹیکس وصولی ہوئی۔ ہول سیل کاروبار سے 22 ارب 36 کروڑ روپے، جبکہ ریٹیل سے 33 ارب 30 کروڑ روپے ٹیکس اکٹھا ہوا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی منظوری۔ ADB کے مطابق منظور شدہ رقم میں سے 30 کروڑ ڈالر قرض، جبکہ 50 کروڑ ڈالر کمرشل بینکوں سے 1 ارب ڈالر حاصل کرنے کی گارنٹی ہے۔ پروگرام سے پاکستان کے لیے ترقیاتی اور سماجی اخراجات کے لیے مزید مالی گنجائش پیدا ہوگی، جبکہ مالیاتی خسارہ اور قرضوں میں کمی کا امکان ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی، PSX 100 انڈیکس میں 1573 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,20,450 کی سطح پر بند ہوا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ بانی PTI بشرا بی بی کو آج کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس میں مزید 2 گواہوں کے بیانات قلم بند۔
मजमूई तौर पर अब तक 8 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। केस की मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत की जल्द अजाली की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए NCCIA का क़याम अमल में लाया गया। शहरी साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत NCCIA की हेल्पलाइन 1799 पर राब्ता कर सकते। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। एलामी में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरीम नवाज का कहना है कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम और सूबे के 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की मंजूरी भी दी। मरीम नवाज ने वेपिंग सेंटर्स बंद करने के लिए इकदामात की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम स्कूलों में जरूरी सहूलियात की फराहमी का हदफ भी दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। पंजाब असम्बली में कानून साजी समेत दीगर पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि इलेक्ट्रिक का कम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। हमारे आइन और कानून में इज्तिमाई सजा देने की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध हुकूमत के कराची के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया है। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मंजूर कर ली। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि ये इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत की बच्चों के हुकूक के हवाले से संजीदगी को जाहिर करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी पंजाब के बच्चों के लिए बहुत अहम और मुस्बत कदम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पंजाब में बच्चों के साथ बदसलूकी, ज्यादती, तशद्दुद और इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए एक रोड मैप है। न्यूयॉर्क पाकिस्तानी वफ्द के रुकन शेरी रहमान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि गजा में जो इसराइल कर रहा है अब वो अमल भारत अपना रहा है। भारत जंगजू रियासत बन रहा है। वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। भारत का ये दावा रद्द करना है। हिना रब्बानी खान ने कहा कि हमारे वक्त का मकसद भारतीय वक्त की तरह शोर मचाना, तमाशा लगाना नहीं है। भारतीय वक्त खुद के साथ ही मीटिंग कर रहा है। 10 साल से दुनिया को इस खतरे से आगाह कर रहे थे, जो बात भारत ने जंग की शक्ल में दिखा दिया। भारत के 2016 से इक़दामात आलमी क़वानीन को चैलेंज कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। पहलगाम ऑपरेशन के बाद तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी हुई, पूरी कौम यकजा हो गई। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कोशिश जिसमें अदालत को अंगूठे के नीचे लाया जाए काबिल कबूल नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का क्रिप्टो करेंसी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालिबा। कहा क्रिप्टो करेंसी मुतनाज़ मामला है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर नफाज काबिल मजम्मत है। कायमा कमेटी IT में हुकूमत कोई तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रही। बड़ा स्कैंडल सामने आने से पहले हुकूमत वज़ारत खजाना के तनो तनहा फैसलों का नोटिस ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटवारियों की आसामियों पर गैर मुतल्लिका अफराद के काम करने के केस की समाअत।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद के 45 सर्कल्स को 9 पटवारी चला रहे हैं। पटवारियों ने किसी ऑर्डर के बगैर मुंशी लगाए हुए हैं। रूल्स में मुंशी की आसामी भी रखें ताकि लीगल बंदे काम करें। वजारत दाखिला के हुक्काम ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में पटवारी पंजाब रूल्स के तहत काम करते हैं। अदालत जो हुक्म देगी उस पर मिनवान अमल किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप अगर अदालती अहकामात पर चलते तो क्या ही बात थी। अदालत का 1 हफ्ते में पटवारियों की भर्तियां करने का हुक्म। कराची में लांढी और मलीर के इलाकों में ज़िलज़िले के झटके आने का सिलसिला जारी। इतवार से अब तक कई बार ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह आने वाले ज़िलज़िले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मजीद 1 हफ्ता मामूली शिद्दत के ज़िलज़िले आ सकते हैं। फॉल्ट लाइन से आहिस्ता आहिस्ता तवानाई निकल रही है। तवानाई का आहिस्ता इखराज बड़े ज़िलज़िले के झटकों के खतरे से बचाता है। ज़िलज़िले कम गहराई पर आने की वजह से ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी रही। मियार खान की मंडी में भारी भरकम बैलों और दखलगाजी और बिजली की धूम। लाहौर और पेशावर में शहरियों की जानवर महंगे होने की शिकायत। बदीन की बकरा मंडी में आवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश। हाफजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इमदाद के लिए जमा लोगों को भी ना बख्शा। रफा के इमदादी मरकज पर इसराइली टैंकों और ड्रोन से हमले। 27 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में इमदाद के मुंतज़िर 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालिबा। इंसानी हुकूक दफ्तर का कहना है कि शहरियों के लिए खुराक और इमदाद तक रसाई में रुकावट डालना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। शिमाली गजा में IED धमाका। 3 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। बाइडन दौर के तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने तस्लीम किया है कि इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। माजी में जंगी जराइम की तरदीद पर मिलर ने कहा कि वो उनके ओहदे की मजबूरी थी। क्रिकेट की तारीख में ताखीर से टॉस होने का अनोखा वाकया। इंग्लैंड के खिलाफ मेजबान मुल्क में वनडे सीरीज खेलने वाली वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की बस ट्रैफिक में फंसने के बाद 40 मिनट की ताखीर से ओवल क्रिकेट ग्राउंड पहुंची। दोनों मुल्कों के दरमियान तीसरे वनडे में टॉस में 40 मिनट की ताखीर हो गई। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी ट्रैफिक का तोड़ निकाला। जॉस बटलर, लेविट वुड और साकिब समेत कुछ खिलाड़ी साइकिल पर स्टेडियम पहुंचे। शेड्यूल के मुताबिक टॉस मकामी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे होना था और मैच 1 बजे शुरू होना था। मैच में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सीरीज खेलने के मुंतज़िर हैं। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉड ग्रीन ने कहा कि 2022 में ऑस्ट्रेलियावी टीम का दौरा पाकिस्तान में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। अगले बरस रेड और व्हाइट बॉल सीरीज पर दोनों बोर्ड्स राबते में हैं। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बातचीत का सिलसिला जारी है। ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी लीग में शिरकत करें। 73 साला शख्स के मुक्के में हथौड़े जैसी ताकत। 1 मिनट में 150 अखरोट तोड़ने थे। 50 सेकंड में 163 अखरोट तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी नसीमुद्दीन का ये दूसरा आलमी रिकॉर्ड है। उनका पूरा खानदान ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बेटा 125 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। पोता पोती और बहू भी गिनीज बुक में नाम दर्ज करा चुके हैं। और बॉक्सिंग रिंग के किंग मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबलों में से 37 में हरीफ को नॉकआउट किया। महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।